एक हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 35 और जो इसका जो पे नंबर है, मैं अगर पे नंबर बोलूँ तो 5.35 पर है। ठीक है, कौन सी बुक का है ये? बुक का नाम है आपका टी.एस. ग्रेवाल बुक है। बुक का नाम क्या है? टी.एस. ग्रेवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है और पे नंबर है 5.35। बुक का नाम क्या है? टी.एस. ग्रेवाल। पढ़ के देखते हैं। यहाँ पर है XYZ मेरे पास पार्टनर है जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो कितने? 1/2, 1/3 और 1/6। सबसे पहला काम तो क्या करना है कि भैया इनको आप क्या कर लो, फटाफट से सिंप्लीफाई कर लो। 1/2, 1/3, 1/6 को जब आप करोगे तो 3 ये हो जाएगा, 2 ये तो क्या आ जाएगा? 3:2:1। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीन पार्टनर है XYZ, आपके पास तीन पार्टनर है, रेशियो उनके ये थे। इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया, आंसर आपका यहाँ पर क्या आ गया? 3:2:1। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर हमको क्या दी हुई? इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। कब की है? 31 मार्च 2025 की यहाँ पर मुझको बैलेंस शीट दी हुई है। सबसे पहले मुझको यहाँ पर दिए हुए ट्रेड क्रेडिटर्स, मुझको दिए हुए भैया वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, उसके बाद एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व है और कैपिटल है एक्स की, वाई की और जेड की। कैश एट बैंक है, उसके बाद मेरे पास डेटर्स है, डेटर्स के साथ प्रोविज़न है, फिर स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, पेटेंट्स है, मशीनरी है, गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है। लगभग सभी कुछ है क्वेश्चन में। बोलते जेड रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2025। हमारे पास जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका नाम क्या है? जेड है। ठीक है, तो जो जेड का शेयर था, जेड का शेयर क्या था? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जेड का शेयर क्या था तो आप बता सकते हो? तो आप मुझको बोलोगे कि भैया जो जेड का जो शेयर था वो था 1/6। 1/6 ही था ना ये? जेड का शेयर क्या था? 1/6। ठीक है, जेड का शेयर हमारे पास 1/6 था। रिटायर कब होता है? 1 अप्रैल 2025 को। अच्छा, बैलेंस शीट की डेट भी क्या है? 31 मार्च 2025 है ना? सेम ही तो है। अच्छा, यहाँ पर मुझको सबसे पहले क्या दिया हुआ? गुडविल दी हुई फर्म की 3 लाख रुपए दी हुई है। वैल्यू ऑफ पेटेंट्स टू बी रिड्यूस बाय 20% एंड दैट ऑफ अ मशीनरी टू 90% है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6% है। लिएबिलिटीज फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन ऑफ 60,000 इज टू बी अकाउंटेड। जेड टू इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। अमाउंट ड्यू टू जेड इज टू बी amount due to jet is to be as follows। 50% हम उसको रिटायरमेंट के टाइम पर देंगे, 50% ऑफ द बैलेंस बाय हम उसको चेक से देंगे। कितनी तारीख का चेक है? 30 जून 2025 का है। और जो बैलेंस बच जाएगा वो हम उसको 1 साल पर दे देंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एंट्रीज ऑफ अ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबसे पहले तो आपको ये कहा गया कि आपको भैया गुडविल की क्या करनी है? एंट्रीज करनी है। फिर क्या बनाना है भैया? रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। एक्स और वाई की बनानी है। जेड के रिटायरमेंट के बाद भैया मैं आपसे पूछूं कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है, तो आप बोलोगे एक्स एंड वाई बोलेंगे। हाँ, समझिए। तो क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया। सबसे पहले आपको क्या करना है भैया? फॉर्मेट तैयार कर लेने हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट तैयार है। मैं मान के चल रहा हूँ आपका पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट तैयार है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार है। अब ध्यान से समझना, नई वाली बैलेंस शीट में सिर्फ 2 ही पार्टनर है। एक पार्टनर एक्स है और दूसरा पार्टनर कौन है? वाई है। ठीक है, ठीक है जी। मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि आपके फॉर्मेट भैया रेडी हैं। ठीक है। अच्छा, और हमको एंट्रीज करने के लिए भी कहा गया। अब इसके बाद आप क्वेश्चन में अब दोबारा हो। एक तो गुडविल वाला पॉइंट था, फिर मेरे पास था एक पेटेंट्स के साथ है और एक किसके साथ है? मशीनरी के साथ। आप पेंसिल से फटाफट से मार्क कर सकते हो। आप पेटेंट्स को मार्क कर सकते हो, आप मशीनरी को मार्क कर सकते हो। ठीक है, ये पेटेंट्स और मशीनरी को मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, तो मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को भी एक में मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, फिर वर्कमैन कॉम्पनसेशन है, तो भैया मैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन को भी मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को भी मैंने यहाँ पर फटाफट से क्या कर लिया? मार्क कर लिया। ठीक है, उसके बाद तो लास्ट वाला पॉइंट है। ध्यान से समझना, मैं फिर से तुमको समझा रहा हूँ बार बार। सारे फॉर्मेट एक साथ बना के चलो। बच्चे क्या करते हैं कि भैया वो पहले रिवैल्यूएशन बनाएंगे, फिर वो यहाँ पर खेलते रहेंगे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, फिर यहाँ पर, और फिर वो बैलेंस शीट पर आते हैं। हमको ये काम नहीं करना है। हम सारे फॉर्मेट एक साथ बना के ही चलने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर एक तरफ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझको क्या करना है? यहाँ तक तो मैंने पढ़ ही लिया था। क्वेश्चन में मैं सबसे पहले देख रहा हूँ ट्रेड क्रेडिटर्स, क्या है इनके बारे में कुछ लिखा हुआ था? नहीं। क्या ट्रेड क्रेडिटर्स के बारे में कुछ लिखा हुआ था? आप बोलोगे नहीं भैया नहीं, इनके बारे में कुछ नहीं था। तो नई वाली बैलेंस शीट में जाओ और इसको आप आराम से यहाँ पर जाके कॉपी पेस्ट कर दो। मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि भैया आपके फॉर्मेट क्या है? तैयार हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, उसके बाद है यहाँ पर मेरे पास पॉइंट है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। इसके बारे में था? बिल्कुल था, इसके बारे में था ना। देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है।
वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के बारे में। यहाँ पर मेरे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था 1,20,000 रुपये। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था 1,20,000 रुपये। आप यहाँ पर देखोगे तो ये मैं पहुंच जाता हूँ फोर्थ वाले पर। फोर्थ वाला क्या बोलता है, लिएबिलिटीज फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन ऑफ 60,000 इज टू बी अकाउंटेड। ध्यान से समझना, आपके पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में 1,20,000 रुपये थे। कितने थे, 1,20,000 रुपये। लेकिन लिएबिलिटी कितनी आई भैया, 60,000 रुपीज़ की आई। कितनी आई, 60,000 रुपीज़ की आई। अभी भी मेरे 60 तो बच ही गए, तो जो 60 बच जाएंगे उसको मैं किसके बीच में बांट दूंगा, पार्टनर्स कैपिटल में बांट दूंगा। अच्छा, कई के बार मुझसे अगर यहाँ पर एंट्री पूछ ली गई इसकी, तो मैं एंट्री भी इसकी बना सकता हूँ। एंट्री कोई मुझसे पूछ ले, एंट्री भी मैं इसकी यहाँ पर बना सकता हूँ। कैसे करके, मैं लिख दूंगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन अकाउंट। और किस किस के बीच में क्या क्या नाम है पार्टनर्स के, XYZ। पार्टनर्स के नाम क्या हैं, आप बोलोगे भैया पार्टनर्स के नाम XYZ। हमेशा याद रखना किसके बीच में बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। आप बोल दोगे X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट और उसके बाद टू Z कैपिटल अकाउंट। कितना था, कितना था, कितना था, 1,20, 60 आपका यहाँ चल जाएगा। रेशो क्या थे उनके, 3:2:1 ही थे। तो 30,000 इसका, 20,000 इसका और 10,000 इसका। तो एंट्री पूछी गई तो आप ये कर लोगे। एंट्री समझ लेना भैया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में मेरे पास 1,20 थे, 60,000 का तो भैया क्या आ गया था, क्लेम आ गया था। तो जो 60 बच गया उससे मैंने क्या कर दिया, पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्लियर हो गया, L+ का मैंने रूल लगा दिया, 30,000, 20,000 और 10,000। अच्छा ठीक है, अब ध्यान से समझो कि आपको ये चीज़ पता है कि एम्प्लॉयज़ ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का जो बचा हुआ पार्ट है वो कहाँ आएगा, जो बचा हुआ पार्ट है वो कहाँ आएगा, पार्टनर्स के बीच में बैठेगा। तो लेकिन आप मुझको बोलोगे भैया उससे पहले मुझको ये लिख लेना चाहिए, ये है समझ में। ओपनिंग बैलेंस में लिख लेता हूँ सबसे पहले। मैं ये मान के चल रहा हूँ मेरे फॉर्मेट तैयार है, मैं मान के चल रहा हूँ मेरे फॉर्मेट तैयार है, तो भैया मैं फटाफट से लिख सकता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मेरे हिसाब से आपको कम से कम ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैंने बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ये पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। ध्यान से समझना, ये 60 वो है जो नहीं इस्तेमाल हुआ, 1,20 में से 20 का तो क्लेम पर गया, जो बच गया वो मैंने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। और जब पार्टनर्स के बीच में बटेगा तो आपको ध्यान से समझना है कि भैया इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। L+ कहाँ आता है क्रेडिट में, L- कहाँ पर आता है, डेबिट में आता है। आप मुझको बोलोगे कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जैसे ही पार्टनर्स के बीच में बटा 30,000, 20,000 और 10,000, आपका दिमाग सीधा यहाँ पर जाएगा L+ में कि भैया ये कैपिटल क्या हो गई, इनकी बढ़ गई। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा करने से मेरा कुछ भी छूटने वाला नहीं है। आप देखोगे ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, वर्कमैन पूरा कर लिया। अब मेरे पास तीसरे नंबर पे क्या आता है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड आता है। क्या ये हमारा पैसा है, नहीं ये हमारा पैसा नहीं, एम्प्लॉयज़ का पैसा है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड फर्म का नहीं है, ये हमारे लिए क्या होती है भैया, लायबिलिटी होती है। किसका पैसा है, एम्प्लॉयज़ का पैसा है ये, ठीक है। इसके बारे में तो कुछ लिखा हुआ नहीं था भैया, लिखा हुआ नहीं तो इसको फटाफट से क्या कर दो, नई वाली बैलेंस शीट में जाओ और कॉपी पेस्ट कर दो। मैं मान के चल रहा हूँ आपकी बैलेंस शीट भैया तैयार है। ये समझे आप 60,000, ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, ये 60,000 समझ गए थे, ये वाला 60, ये 2-10 समझ गए, ये 60,000 समझ गए जो क्लेम आया था। अब देखो नाम इसका चेंज हो गया, यहाँ पर क्या आ रहा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आ रहा है, देखो ये। जबकि पहले क्या नाम था, देखो पहले क्या नाम था, पहले नाम था वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्या था, रिजर्व था। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है। रिजर्व था भैया 1,20 का, और यहाँ पर आप देखोगे तो भैया क्लेम में मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना, 60,000, और जो इस्तेमाल नहीं हुआ वो पार्टनर्स के बीच में बढ़ गया, 30,000, 20,000 और 10,000। किसके बीच में बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। कौन से रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उनकी कैपिटल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो देखो मेरा कुछ छूटेगा नहीं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसके बारे में तो कुछ था ही नहीं, क्या कुछ था? अब ध्यान से समझना भैया, नहीं सुनो अब ध्यान से, यहाँ पर 1,50 था। अच्छा। ये मार्केट वैल्यू के साथ देखना है। आपके पास इन्वेस्टमेंट क्या थे, 1,50 के, कितने के थे, 1,50 का था, लेकिन मार्केट वैल्यू क्या पहुंच गई, 176। तो आप बोलोगे भैया हम तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का इस्तेमाल तब करते हैं जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का इस्तेमाल मैं तब करूंगा जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी भैया, कम होगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का इस्तेमाल मैं तब करूंगा जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अभी तो देखो 1,50 के कहाँ पर पहुंच गए, 176, ये तो मेरा फायदा हो गया, तो इसका मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। आया समझ में? तो नहीं करूंगा तो मैं इसको किसके बीच में बांट दूंगा,
दूंगा, पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा, तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपको अब ये भी समझ में आएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये क्या हुआ है। ठीक है सर, आई बात समझ में। फिर यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये कैपिटल वाला पॉइंट तो ये तो मैंने कर ही लिया था, ये तो सब मैंने कर लिया। अब देखो आप मेरे करने का तरीका देखो, क्या मेरा कुछ भी छूटने के चांसेस बनेंगे, नहीं बनेंगे। मैं एक तरफ से करते हुए चल रहा हूँ, कुछ छूटेगा ही नहीं। इतनी बात समझ में आ रही। अब कैशेड बैंक को मैं छोड़ देता हूँ फिलहाल, इसको मैं अभी फिलहाल छोड़ रहा हूँ, ग्रीन कर देता हूँ मैं इसको, मैं अभी भाई यहाँ पर छोड़ देता हूँ इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं पहुँचता हूँ कहाँ पर भैया, डेटर्स में। क्या डेटर्स के बारे में कुछ था, तुम ये देखो जो येलो दिख रहे हैं ना, ये सब है, ये सब मैंने पहले ही मार्क कर दिए थे ना। आपको पेंसिल से पहले ही यहाँ पर कहीं पर चाहे आप डॉट लगा दो, इस तरीके का कुछ का कर लो, मार्किंग का कर लो, ठीक है सर। प्रोविजन में था, प्रोविजन में था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में था, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पे यहाँ पर क्या था भैया, देखते हैं, पढ़ के देखते हैं। ये थर्ड वाला पॉइंट है, बोलते हैं कि भैया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रेज टू मतलब क्या होता है, टू मतलब क्या होता है, टू मतलब क्या होता है, टू मतलब होता है तक, टू मतलब क्या होगा, तक। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, कितने तक करना है भैया, 6% तक करना है। मेरे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ध्यान से समझना, अगर मैं 4 लाख का 6% निकाल दूं कितना आ जाएगा, वेरी गुड, 24,000। ये आया समझ में। वो बोल रहे कि भैया आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना करना है, रेज टू 6% तक करना है, कितने, 6% तक करना है। तो इसका मतलब इसका काउंट करना है, इस डेटर्स का कितना परसेंट, 6%। इस डेटर्स का कितना परसेंट, 6%। समझ में आया। जब आप इस 4 लाख का जब आप 6% निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 24,000। आप बोलोगे भैया पहले से कितना बना हुआ, 20,000, तो और कितना बनाना पड़ेगा, 4 और बनाना पड़ेगा, है ना। पहले से बना हुआ है 24,000 और कितना बनाना पड़ेगा, 4,000। और जितना ज़्यादा तुम्हारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनता है, जितना ज़्यादा आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनता है, वो मेरे लिए अच्छी बात है, बुरी बात है भैया, बुरी बात है, क्योंकि उससे में डेटर्स की वैल्यू कम हो जाएगी ना। तो ये तो मैं कहाँ पे दिखाऊंगा, रिवैल्यूएशन में। तो आप ये समझ जाओगे कि मैंने यहाँ पे रिवैल्यूएशन में ये कहाँ से आया। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके फॉर्मेट क्या है, तैयार हैं। मैं मान के चल रहा हूँ आपके फॉर्मेट क्या है, तैयार है। ये टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का 4,000 आपको समझ में आ जाएगा। फिर से बताता हूँ, सुनना ध्यान से। यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000 था, लेकिन एडजस्टमेंट क्या बोलती है कि भैया आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है, इज टू बी रेज टू 6%। टू मतलब क्या हो गया, तक, 6% तक आपको लेकर जाना है, 6% तक आपको लेकर जाना है। सुनना ध्यान से। तो मैंने 4 लाख का जब मैंने 6% निकाला तो क्या आ गया, 24,000 आ गया। मैंने कहा भैया 20 तो पहले से ही है, 4 का और पढ़ाना पड़ेगा, तो अच्छी बात तो है नहीं ना, इससे तो मेरा नुकसान होता है। तो मैं इसको कहाँ पर दिखाऊंगा भैया, रिवैल्यूएशन में। आपको पता है रिवैल्यूएशन मेरे पास कौन सा खाता होता है, नॉमिनल होता है। जितना भी मेरा नुकसान होगा वो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, फायदा होगा मैं कहाँ दिखाऊंगा, क्रेडिट में दिखाऊंगा। नुकसान होने के दो ही चक्कर है, या तो भैया असेट्स की वैल्यू कम हो जाए या फिर भैया लायबिलिटीज बढ़ जाए। फायदा दो ही तरीके से हो सकता है, असेट्स की वैल्यू बढ़ जाए या फिर लायबिलिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। क्लियर हुई बात, इतना समझा पाया मैं, या 4,000 समझे। अब आप नई वाली बैलेंस शीट में जाओगे तो आप नई वाली बैलेंस शीट में देखो भैया, यहाँ पर ये डेटर्स, ये 4 लाख समझ में आ गया। अब आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 24 से माइनस करके 376 आ रहा है। देखो आपको, देखो यहाँ पर असेट्स की वैल्यू कम हो गई ना। पहले भैया यहाँ पर देखो वैल्यू क्या थी, 380 थी, अब यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, 376 आ गई। देखो यस, ठीक है सर। अच्छा, आगे बढ़ जाता हूँ मैं। इसके बाद ये मैंने क्या कर लिया, कैश एट बैंक तो छोड़ दिया मैंने, भी डेटर्स वाला पॉइंट मैंने कर लिया। अब मैं स्टॉक वाला करता हूँ। क्या इसके बारे में कुछ लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ है। स्टॉक के बारे में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो इसको भैया मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। 376,500 इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं। नई वाली बैलेंस शीट में मैंने इसको यहाँ पर एक कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है मेरे पास इन्वेस्टमेंट। देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ लिखा नहीं है, पर ये है 5th वाला पॉइंट है। 5th वाला पॉइंट क्या बोलता है, जेड टुक इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। समझना, कौन लेके चल गया, जेड लेके चल गया, इन्वेस्टमेंट लेके चल गया मार्केट वैल्यू पर। मार्केट वैल्यू क्या थी, तो मार्केट वैल्यू ये दे रखी, देखो 1,76,000। मार्केट वैल्यू क्या है, देखो भैया मार्केट वैल्यू क्या है, 1,76,000। समझ में आया। अब हमेशा ध्यान से समझो कि जब कोई पार्टनर इन्वेस्टमेंट लेकर जाता है, जब कोई पार्टनर इन्वेस्टमेंट लेकर जाएगा, इन्वेस्टमेंट क्या है मेरे पास, बोलो इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, असेट्स होते हैं। वो मेरी फर्म से जा रहे हैं, तो टू इन्वेस्टमेंट तो पक्का है। जी सर, आई बात समझ में आ रहे। और कौन लेके गया, जेड कैपिटल, तो लिख दूंगा जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझ में आया। कितने में गया, मार्केट वैल्यू पर। मार्केट वैल्यू क्या थी,
76 थी 75 थी? 76 थी सर। 1,76,000 थी। ठीक है, अब ये समझना एंट्री कितने में ले गया 176 पर, और कितने के थे? 176। तो जो इसका डिफरेंस है वो मेरा क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन। नहीं ये समझा पाया मैं। फ़ायदा भी तो हो गया मेरा 26,000 का, 26,000। हाँ 26 आ रहा। ये देखो आया समझ में। इन्वेस्टमेंट गए तो मैंने ए माइनस का रूल लगाया, रिवैल्यूएशन में मेरा फ़ायदा हो गया, और यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो गई? कम हो गई। तो आप समझे कि जब भी कोई पार्टनर असेट्स लेकर जाएगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अभी मेरा फ़ायदा क्यों हुआ? क्योंकि 1.5 लाख के गए इन्वेस्टमेंट, लेकिन 176 पर गए, तो इसलिए मेरा 26 का फ़ायदा हुआ। क्लियर हुई बात या नहीं हो रही? अब देखो मैं इसको कैसे करके दिखा रहा हूँ। मेरा फ़ायदा हुआ, बिल्कुल मेरा फ़ायदा होता है तो मैं कहाँ दिखाता हूँ? रिवैल्यूएशन। ये देखो पहले आप ये 26 समझे, बाय इन्वेस्टमेंट 26 समझे या नहीं समझे? उसके बाद समझना कि भैया पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी? पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये देखो टू इन्वेस्टमेंट आपको ये दिख जाएगा। ये देखो, अच्छा हाँ। ये समझ में आया? देखो कितना लिखा हुआ 176। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पढ़ के देखो क्या लिखा होता है? जेड टू इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या आती है भैया? 176। आया है समझ में? ठीक है। अगला है पेटेंट से। पेटेंट्स के बारे में भी एक कुछ पॉइंट है। ये है सेकंड वाला पॉइंट। बोलते हैं वैल्यू ऑफ पेटेंट्स टू बी रिड्यूस बाय। बाय मतलब क्या होता है? बाय मतलब होता है से। कितने से कम हो गया? 20% से कम हो गया। पेटेंट्स मेरे पास क्या होते हैं? असेट्स होते हैं, इंटेंजिबल असेट्स है। इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू 20% से कम हो गई। बाय मतलब क्या होता है? से। समझ में आया? 20% से कम हो गई, तो 20% से कम होने का मतलब है मैं यहाँ पर लिख, कितने के थे मेरे पास पेटेंट्स? कितने के थे पेटेंट्स? 1 लाख के थे ना पेटेंट्स, तो मैं 1 लाख का 20% यहाँ पर लिख सकता हूँ। कहाँ गया? ये देखो 20,000। ये समझ में आया आपको? क्योंकि नुकसान हुआ। और नई वाली बैलेंस शीट में आ जाएगा 80,000 रुपये। ये देखो, समझ गया। ये समझ गया आप? ठीक है। अच्छा, अब करने का तरीका देख रहे हो कि मैं एक तरफ से कर रहा हूँ। इसमें गलती के चांसेस बिल्कुल ना के ही बराबर है ना? इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट आपके साथ कर लिया, ये पेटेंट्स वाला कर लिया। अब आता है मशीनरी। तो मशीनरी के बारे में देखो भाई जी क्या लिखा हो? ये मशीनरी टू 90%। देखो वैल्यू ऑफ पेटेंट इट्स टू बी रिड्यूस बाय 20% एंड द मशीनरी टू 90%। 90% तक ये समझना है। देखो यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। बाय मतलब क्या होता है? बाय मतलब होता है से, इतने से। ये 90% तक मतलब कितना कम हुई? मशीनरी 10% कम हुई होगी, है ना? 10% कम हुई होगी। मशीनरी 5 लाख की है, इसका 10% आ गया 50,000, तो 10% कम होगी, तभी तो 90 में पहुंचेगी। तो मेरा नुकसान हो गया, तो मैंने ये लिख दिया टू मशीनरी 50,000। ये आपको समझ में आ जाएगा। नई वाली बैलेंस शीट में आप मशीनरी लिख दोगे 450, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने आपके साथ मशीनरी वाला पॉइंट भी डिस्कस कर लिया। ठीक है सर। अच्छा, अब मेरे पास क्या होता है आपको पता है? जो गुडविल होते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होते हैं, ध्यान से समझना। ये कॉमन टॉपिक में मैंने आपको बता रखा है कि भैया अगर आपको गुडविल दिख जाए, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिख जाए, तो इसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में गुडविल दिख जाए, या फिर ये दोनों में से कुछ भी दिख जाए, गुडविल हो जाए, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो जाए, तो इसको आप क्या कर दो? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में, कौन से रेशियो में क्या कर दो भैया? राइट ऑफ कर दो। इससे क्या हो जाएगी? पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही? गुडविल समझे आप? एडवर्टाइजमेंट समझे? इससे पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो भैया मैं पहुंच गया यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल में। तो ये देखो एल माइनस में यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखो आपको ये 2 गुडविल समझ में आ जाएगी। आपको ये 2 गुडविल मेरे हिसाब से तो ये समझ में आ जाएगी कि ये क्या करा। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये भी आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आया? तो अगर आप ये कॉमन टॉपिक में क्यों बोल रहा हूँ कि कहीं पर भी आए सेम ही ट्रीटमेंट होगी। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ वगैरह कहीं पर भी आ जाए, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपको दिख गया तो भैया सेम। कहाँ पर दिखा दोगे? यहाँ पर। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर अपनी बैलेंस शीट तो पूरी कर ली। देखो कुछ भी मेरे पास यहाँ पर छोटा हुआ नहीं है। अब मैं फटाफट से पहुँच जाता हूँ आपके पास पहले वाले पॉइंट पर। तो पहले वाला पॉइंट क्या बोलते हैं कि यहाँ पर मुझको गुडविल दे रखी है फर्म की। समझना, मुझको यहाँ पे पूरी फर्म की गुडविल दे रखी है 3 लाख रुपए। पूरी फर्म की गुडविल दे रखी है 3 लाख रुपए। भैया आपको क्या करना है? यहाँ पर क्या निकालना है? सबसे पहले निकालना है सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो। मैं मान के चल रहा हूँ इतना बच्चे को आता है, उसके हिसाब से आप
एंट्री कर दोगे। देखो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री बड़ी सिंपल है। अगर आपको गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो भैया बड़ी सिंपल है। आप निकाल लो फटाफट से सेक्रीफाइस, आप निकाल लो गेनिंग रेशियो। जो करेगा भैया सेक्रीफाइस उसकी कैपिटल को बढ़ा देना, जो करेगा गेन उसकी को कम कर देना। एल प्लस कहाँ आता है? क्रेडिट में आता है। एल माइनस कहाँ आता है? डेबिट में आता है। एंट्री आपकी बन जाएगी। तो मेरे हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ ये आप कर लोगे, ठीक है। चलो तो अब देखो जब आप इसको पूरा सॉल्व कर करो, अच्छा ये देखो एंट्री एक ये वाली एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कैपिटल DR2 गुडविल, ये काई की है जो क्या हुई होगी? राइट ऑफ। ओल्ड पार्टनर। अभी मैंने समझाया था ना, हाँ राइट ऑफ वाली तो आप समझ गए। बुक की क्वेश्चन ने देखो यहाँ पर कहा भी था कि यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये राइट ऑफ वाली आप समझ गए, कॉमन एंट्री जो मैंने बताई। अच्छा जब आप इसका गेनिंग सेक्रीफाइस निकालोगे तो आपको पता चलेगा एक्स और वाई ये दोनों क्या कर रहे होंगे। जब आप निकाल क्या बताओ, ये दोनों क्या कर रहे होंगे? एक्स और वाई गेन कर रहे होंगे। ये दोनों क्या कर रहे होंगे? गेन कर रहे होंगे। इसलिए मैं इनकी कैपिटल को क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। एक्स और वाई क्या कर रहे होंगे? गेन, इसलिए मैंने इनकी कैपिटल को कम करा। और भाई जी जो जेड होगा, जेड ने क्या करा होगा? सेक्रीफाइस करा होगा, इसलिए मैं इसकी कैपिटल को बढ़ा रहा हूँ। अच्छा 30, 20 और 50 कहाँ से आया? ये मुझे पूरी फॉर्म का दिया हुआ है, 3 लाख रुपए। तो जब आप इस 3 लाख को इनके गेनिंग के इन दोनों ने क्या किया होगा? गेन इनके गेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 30,000 और 20,000 में पहुंच जाओगे। और जेड के सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई करोगे तो कहाँ पर पहुंच जाओगे? 50,000। एग्जाम्पल के तौर पे देखो मेरे पास पूरी फर्म की मुझे कैप वो गुडविल तो दे ही रखी है ना 3 लाख, और मुझको पता है भैया जेड ने 1/6 का सेक्रीफाइस किया था। तुम बोलोगे भाई 1/6 कहाँ से आया? तो मैंने कहा ये देखो भैया ये जेड का शेयर था ना, क्वेश्चन में दे रखा था ये जेड का शेयर 1/6। तो जब आप 3 लाख का 1/6 निकालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 50,000 ही आएगा। अभी 30 और 20 के लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा गेनिंग और सेक्रीफाइस का, ठीक है जी। ठीक है, ये नोट्स पढ़ के देख लेना, ये तो चलो बात के, ठीक है। अच्छा अब इस एंट्री को देखते, देखो सुनना ध्यान से ये मैं बार बार समझा रहा हूँ। एक्स और वाई देखो कहाँ पे लिखा हुआ है। एक्स कहाँ पर लिखा हुआ है? डेबिट में। वाई कहाँ पर है? डेबिट में। तो आप फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल में जाओ, एक्स का डेबिट में जाओ और वाई के डेबिट में जाओ फिर से, ठीक है। कितना है? 30,000 और 20,000 है। मैं फिर से बता रहा हूँ एक्स और वाई कहाँ पर लिखा हुआ भैया? डेबिट में। इनके पार्टनर्स कैपिटल में आप डेबिट में जाओ तो आप यहाँ पर लिख दो, देखो डेबिट में 30 और 20, लेकिन नाम दूसरे का, दूसरा कौन है? 2Z कैपिटल। सिंपल, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाएगा कि गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री है। फिर आप यहाँ पर जाओ देखो ध्यान से समझिए, जो आपको जेड के सामने 50 दिख रहा ना, इस 50 को देखो, ये 50 कहीं ना कहीं 30,000 प्लस 20,000 है ना। क्या मैं इस 50 को 30 प्लस 20 बोल सकता हूँ? इन्हीं दोनों का तो जोड़ है 50। तो ये जेड कैपिटल आपको कहाँ पर दिख रहा? क्रेडिट में दिख रहा। तो आप क्रेडिट में जाओगे, क्रेडिट में ये जेड के क्रेडिट में गए, आपने लिख दिया 30 और 20, लेकिन नाम दूसरे का, तो बाय एक्स कैपिटल और बाय जेड कैपिटल। मेरी साइड मेरी अमाउंट लेके नाम दूसरे का। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसकी है? गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। अच्छा मैंने बैलेंस शीट पूरी कर ली थी, मैंने आपके साथ ये पहला वाला पॉइंट भी कर लिया, मैंने दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, पांचवा कर लिया। अब मैं लास्ट में आता हूँ। जो भी जेड का ड्यू है वो किस तरीके से देंगे? 50% तो उसको रिटायरमेंट पे दे देंगे, 50% जो उसका बैलेंस बचेगा वो हम उसको चेक से देते हैं। 50 ऑन रिटायरमेंट, 50 ऑफ द बैलेंस बाय चेक डेटेड 30 जून का हमने उसको एक चेक दे दिया, और जो बैलेंस बचेगा उसको हम 1 ईयर पर देंगे। चलो करके देखते हैं। अच्छा अब आप रिवैल्यूएशन को मेरे हिसाब से क्लोज कर दोगे, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख दोगे। इस केस में ये डेबिट वाली बड़ी आ रही तो मेरे पास नुकसान होगा। ये मैं किसके बीच में बांट दूंगा? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। किसके बीच में? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। कौन से रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बाय लॉस किसके बीच में? एक्स के, वाई के और जेड के बीच में जो भी उनका रेशियो होगा, शायद वो 3:2:1 था, 3:2:1 में बांट देना। अब जो रिवैल्यूएशन का लॉस होता है, इससे फायदा होता है नुकसान होता है? नुकसान होता है। तो भैया नुकसान मतलब पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? डेबिट में चला जाएगा। कम हो जाएगी। तो ये देखो आपको 2 रिवैल्यूएशन का लॉस ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब सिर्फ फोकस देखना भैया, यहाँ पर समझो, अब सिर्फ जेड में ध्यान दो, सिर्फ जेड में ध्यान दो। आपने जेड का ये क्रेडिट का टोटल किया रफ में, कुछ छुटा तो है नहीं ना हमारा, ये आपने क्रेडिट का टोटल किया, सिर्फ जेड में ध्यान दो। मैं जेड में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जेड छोड़ के जा रहा है। ये टोटल ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस कितना आ रहा? 280 आ रहा। उसमें से 10,000 माइनस, ये 8,000 माइनस, ये 6,000 माइनस और ये 176 माइनस करके देखो क्या आ रहा। देखो अच्छा ये जैसे 280 में से इन सबको माइनस करके देखता हूं मैं क्या आ रहा। कितना था? 280, 2,80,000 माइनस 10,000
और माइनस 8,000 माइनस 6,000 और माइनस 176,000 कितना आ रहा? 80,000 आ रहा। 80 तक तो आप पहुंच जाओगे। हाँ। चलो इस वाले पॉइंट पर ध्यान देना भाई। अमाउंट ड्यू टू जेड इज टू बी पेड एज फॉलो 50% ऑन रिटायरमेंट, 50% ऑन रिटायरमेंट। तो भैया 80 का 50 क्या हो जाएगा? 40। तो आपको ये 40 समझ में आ जाएगा। समझ गया। ठीक है, आपको ये 40 समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से आया। जी सर। देखो जब आप 280 में से इन सबको माइनस करोगे ना, ये हम्म। इन सबको माइनस करने के बाद तो आपका बैलेंस क्या आ रहा? 80 आ रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा कि भैया उसको 50%, ये देखो कोई क्वेश्चन ने बोला अमाउंट ड्यू टू जेड, मतलब जो भी जेड की अमाउंट ड्यू है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ कितनी है, 80,000 है ड्यू। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि भैया 50% तो कब दो उसको? रिटायरमेंट में। तो 80 का 50% मैंने समझा पाया। 50% ऑफ द बैलेंस, 50% ऑफ द बैलेंस 80 में से 50%, मतलब 40 तो मैंने दे दिए, तो बैलेंस क्या बचेगा? 40। इस 40 का 50% कितना हो जाएगा? 20,000। नहीं आया समझ में? वो तो समझ गया। ठीक है, 50% ऑफ द बैलेंस हम उसको चेक से दे देंगे। बैंक से। चेक का मतलब क्या होता है कि मुझे बैंक कम करना पड़ेगा। हाँ। है ना? तो आपको मेरे हिसाब से फिर ये भी समझ में आ जाएगा कि ये 2 बैंक कहाँ से आया। ठीक है। ठीक है, सिर्फ एक वो स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है। ठीक है, और जो बैलेंस बचा मतलब 20,000, वो एक साल में देंगे तो वो कहाँ चल जाएगा? लोन में। तो आपको ये लास्ट में ये भी समझ में आ जाएगा, लोन, ये 20,000। ठीक है, अच्छा देखो मैं एक्स और वाई पे ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों का तो सिर्फ नॉर्मल बैलेंस बचेगा। इन दोनों का तो सिर्फ नॉर्मल बैलेंस बचेगा। आप क्रेडिट का टोटल कर लेना, जैसे आपने एक्स में ये सब टोटल किया और इनको क्या कर दिया? माइनस कर दिया, ये आपका बैलेंस बच जाएगा। ये वाई का टोटल किया, इसमें से ये माइनस किया, ये आपका बैलेंस बच जाएगा। सुनना ध्यान से, इसको मैंने बोला 2 बैलेंस कैरी डाउन। 2 बैलेंस कैरी डाउन सिर्फ किसका बचेगा? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे। किसका बचेगा? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे। कंटिन्यूइंग कौन है? एक्स और वाई। कंटिन्यूइंग कौन है? एक्स और वाई। इसलिए क्या आ रहा है? 2 बैलेंस कैरी डाउन। तो इन्हीं का ही नई वाली बैलेंस शीट में देखो आपको यहाँ पर कैपिटल दिख रही है, ये एक्स कैपिटल दिख रही है, वाई कैपिटल दिख रही है, इन दोनों की दिख रही है। जेड का देखो, जो जेड का लोन था ना, ये लोन 20,000, तो ये देखो लायबिलिटी साइड पर आपको यहाँ पर ये लोन दिख रहा है 20,000। ये बिल्स पेबल वाला पॉइंट कौन सा था? बच गया था कुछ क्या? यहाँ तो कहीं है नहीं। तो बिल्स पेबल वाला 50% ऑन रिटायरमेंट, 50% ऑफ द बैलेंस बाय चेक, 20,000 एंड द बैलेंस विद इन 1 ईयर। कौन सा है ये? बिल्स पेबल कहाँ से हो गया? ये 20,000 का बिल्स पेबल कहाँ से आया? था कुछ ऐसा? ये क्या छूट गया? देखो जरा ध्यान दो। गुडविल, वैल्यू, पेटेंट, प्रोविजन, लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, जेड, ऐसा तो कुछ था नहीं। ट्रेड क्रेडिटर, वर्कमैन, दिख रहा कुछ? नहीं ये बिल्स पेबल कहाँ से आ गया? सर, वही 20,000 तो नहीं है? नहीं, जो 20,000 नहीं, ये बिल्स पेबल कहाँ से आया 20,000 का? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। अमाउंट जेड टू जेड 210, इसमें से हमने ये माइनस कर दिया, 80,000 तक हम पहुँच गए थे। उसका 50% 40,000 हमने उसको तुरंत दे दिया। फिर जो 40% का तो चेक दे दिया 20,000 और विद इन 1 ईयर दिया। ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन वाला पॉइंट मैंने बता दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन पॉइंट वाला मैंने बता दिया। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, हैंस इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ये कहाँ से आ गया 20,000 है? देखना ज़रा, पहली वाली बैलेंस शीट में था। अच्छा चलो इसको भी देखते हैं, रुको। ये आप समझ गए ना, ये कैपिटल तो आप समझ गए। आप ये तो कैपिटल समझ गए। ये आप लोन भी समझ गए। ये मैं बैंक वाला भी समझा देता हूँ आपको, सुनना ध्यान से, ठीक है? अच्छा अब मैं तुमको समझाता हूँ, अब मुझे समझ में आ गया। सुनो, देखो यहाँ पर हमारे पास बैंक में कितने रुपए पड़े हुए हैं? बैंक में कितने रुपए थे हमारे पास? थे 57,500 थे। हाँ। कितने थे? 57,500 थे। उसमें से 40 तो दे दिए। हाँ। तो 57,500 में से मैं अगर 40 दे दूंगा तो क्या बच जाएगा? 40 दे दिया ना। 57,500 में से मैं अगर 40 दे दूंगा तो क्या बच जाएगा? 17,500। लेकिन 20 और देने की बात थी, ये देखो। हाँ, 20 और देने की बात थी। हाँ, है ना? हाँ। है ना? अब देखो इस वाली ट्रीटमेंट को देखना है। जो हमने 50% जो बैलेंस दिया वो कब का था? वो 30 जून 2022 का चेक दे रखा है। कब का दे रखा? 30 जून 2022 का चेक दे रखा। लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि इतने हम पे पैसे आए नहीं। हाँ, अच्छा, इतने तो हम पे पैसे है ही नहीं। तो इसलिए हमने जो उसको किस तरीके से दिखा दिया? बिल्स पेबल करके दिखा दिया। ओके।
अब आया है समझ में? ओके सर सॉरी। ये 20,000 समझा पाया मैं आपको? सही सर। फिर से समझाता हूँ, देखो एक बार फिर से देखो। यहाँ पर ना एक ये वाली लाइन में क्या कहा कि हमने जो जेड को देना था 50% तो रिटायरमेंट में देना था, 80 का 50% तो 40,000 तो ये हो गया। 50% का हमने जो बैलेंस का जो चेक था वो दिया, लेकिन कितनी तारीख का दिया? 30 जून को दिया। 30 जून को नहीं, 30 जून का दिया। और कब दिया? 1 अप्रैल 2025 को। हमारे पास बैंक में तो इतने पैसे है ही नहीं, और अगर होते भी तो कब कर करते? 30 जून को ही करते। नहीं आया समझ में? 30 जून को ही कर करते। तो इसलिए देखो अभी देखो हमने सिर्फ यहाँ पे 40,000 वो कहा गया, अभी देखो सिर्फ हमने यहाँ पे सिर्फ 40,000 ही माइनस किया। आ रहा समझ में? समझ गया। और जो बाकी का जो बाकी 20 और था उसको बाद किस में नाम से दिखा दिया? बिल्स पेबल के नाम बाद से में दिखाया। दिखाया। ठीक है सर, ठीक है। मेरे साथ